हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतना भाटी आज आपको बीकॉम फाइनल ईयर का इनकम टैक्स लॉ का सेकंड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। हमने उसके पहले हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा था, मतलब आय के शीर्षक पढ़े थे। अब हम आय के संबंध में महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकम। अब हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकम में क्या है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उसमें आता है, वैसे तो आय का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा, मतलब वैसे तो आय जो इनकम है उसका जो सामान्य मतलब जनरल अर्थ जो मीनिंग है, जनरल मीनिंग है, वो किसी व्यक्ति द्वारा कमाई गई आमदनी से होता है। लेकिन आयकर अधिनियम, जो आयकर का जो अधिनियम की जो दृष्टि होती है, उसमें आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानना आवश्यक है। हम आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आय का स्वरूप। अब आय का स्वरूप कैसा होता है हम वो देखते हैं। आय की दृष्टि से मौद्रिक एवं अमौद्रिक दोनों प्रकार की प्राप्तियां आय की श्रेणी में आती है, मतलब दोनों प्रकार की मौद्रिक भी आती है और अमौद्रिक भी आती है। जैसे हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक कर्मचारी की नियोक्ता से प्राप्त होने वाला नगद वेतन, जो एक कर्मचारी की जो नियोक्ता होती है उसमें जो प्राप्त उसका जो नगद वेतन, जो कैश सैलरी होती है, उसकी जो आय होती है, साथ ही निःशुल्क मकान, वाहन, भोजन आदि सुविधा मिली हो तो उन्हें भी आय माना जाता है। मतलब उन्हें भी आय, निःशुल्क सेवा हो या मकान हो, वाहन हो, भोजन हो आदि अमौद्रिक सुविधा मिली हो तो उन्हें आय भी माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट है आय की वैधानिकता। अब आय की वैधानिकता क्या है? आयकर अधिनियम की दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की आय, जो प्रत्येक प्रकार की आय कर योग्य होती है, कर योग्य होती, चाहे वह वैधानिक तरीके से कमाई गई हो या अवैधानिक तरीके से। यदि कोई तस्कर या तस्करी का व्यापार करता है या अफसर रिश्वत, जैसे व्यापार तस्कर या तस्करी का करता है, फिर अफसर रिश्वत लेता है, या व्यापारी मुनाफाखोरी करके ज़्यादा लाभ कमाता है, मतलब जो व्यापारी रहता है, जो बिजनेसमैन रहता है, वो मुनाफाखोरी करता है, मुनाफा कमाता है तो वो लाभ कमाता है, तो ऐसे कार्यों की आमदनी भी आय मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, यदि कोई डाकू जो चोर रहता है वो डाका डालकर आय कमाता है तो आयकर अधिनियम ऐसी अवैध आय पर भी कर लेने से इनकार नहीं करेगा। मतलब आयकर का जो अधिनियम है, जो इनकम टैक्स का जो अधिनियम है, वो ऐसी आय को भी इनकार नहीं करेगा। कहने का अभिप्राय है कि आयकर अधिनियम में वैध व अवैध दोनों तरह की आमदनी कर योग्य होती है। मतलब वैध हो, मतलब गलत हो या सही हो, दोनों तरह की आमदनी कर योग्य होती है। थर्ड पॉइंट, आय की प्राप्ति। यह आवश्यक नहीं है कि कोई आय निरंतर या स्थायी रूप से प्राप्त हो। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि जो निरंतर प्राप्त हो रही आय हो या फिर स्थायी जो मिल रही हो वही हो। एक मुश्त किस्तों में, एक मुश्त किस्त जो रहती है उसमें हो, या नियमित या अनियमित, स्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार से प्राप्त हो, वह आय ही मानी जाएगी। मतलब कोई सी भी प्रकार से प्राप्त हो लेकिन वो आय ही मानी जाएगी। फोर्थ पॉइंट, आय का प्राप्त या उपार्जित होना। आय का प्राप्त होना या उपार्जन, यदि कोई आय प्राप्त हो गई हो या उपार्जित हो गई हो तो दोनों ही स्थितियों में कर योग्य होती है। मतलब उपार्जित हो गई हो या प्राप्त हो गई हो, वो दोनों ही स्थिति में कर योग्य होती है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे एक व्यापारी ने 2 लाख रुपए का उधार माल बेचा। मतलब एक व्यापारी है, उसने 2 लाख रुपए का उधार माल बेचा एवं इस पर 50,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। मतलब इस पर उसने 50,000 रुपये का लाभ अर्जित किया, 50,000 का माल अर्जित किया। यह लाभ यद्यपि अभी प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि देनदारों ने रकम जमा नहीं कराई है। मतलब यह लाभ अभी प्राप्त नहीं हुआ, मतलब यह लाभ अभी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि देनदारों ने अभी रकम जमा नहीं कराई, लेकिन फिर भी यह लाभ आय माना जाएगा क्योंकि जो प्रॉफिट मिलता है वो आय, इनकम ही माना जाएगा एवं कर योग्य होगा। इसी प्रकार कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वेतन, जो सैलरी का भुगतान चाहे प्राप्त हो या ना हो, लेकिन वह अर्जित कर चुका हो तो वह कर योग्य होगा। मतलब अर्जित कर लिया तो वो कर योग्य होगा। फिफ्थ पॉइंट है अन्य पक्ष से प्राप्त होना। तो अन्य पक्ष से आय प्राप्त होना, कोई भी प्राप्ति आय भी मानी जाएगी, आय ही मानी जाएगी, जबकि वह बाहर से अर्थात
अन्य पक्ष से प्राप्त हुई हो, मतलब बाहर से किसी भी व्यक्ति से या किसी भी पक्ष से प्राप्त हुई हो। जैसे एक क्लब को बाहरी व्यक्तियों से जो चंदा प्राप्त होता है, मतलब एक क्लब रहता है उसमें बाहरी व्यक्ति से जो चंदा प्राप्त होता है वह तो आय माना जाएगा, मतलब वह आय माना जाएगा। परंतु अपने सदस्यों से प्राप्त चंदे में से व्यय घटाने के बाद जो एक्सपेंसेस घट जाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ आधिक्य, जो बचा हुआ माल, जो बचा हुआ पैसा रहता है, आय रहती है, वह आय नहीं मानी जाएगी। 6th पॉइंट है व्यक्तिगत उपहार। व्यक्तिगत उपहार पढ़ेंगे। व्यक्तिगत भेंट हो या व्यक्तिगत उपहार हो, यह आय की परिभाषा में नहीं आते, मतलब भेंट उपहार आय की परिभाषा में नहीं आते। लेकिन ये भेंट या पारस्परिक प्रेम या स्नेह के कारण प्राप्त होने चाहिए, मतलब स्नेह के कारण होने चाहिए कि हमारा उनसे ये व्यवहार है, इस कारण होने चाहिए। जैसे पिता द्वारा पुत्र को उपहार, जैसे पिता द्वारा पुत्र को जो उपहार मिलता है वह आय नहीं माना जाएगा। लेकिन एक मरीज द्वारा डॉक्टर को उपहार आय माना जाएगा, क्योंकि उसने उपहार चिकित्सा सेवा के बदले में दिया, मतलब जो उसने जो उस पेशेंट की जो चिकित्सा में जो खर्च हुआ है उसके बदले में दिया। यदि गत वर्ष में निकट रिश्तेदार क्या शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार के अलावा यदि किसी व्यक्ति को अन्य बाहरी व्यक्तियों या पक्षों से वर्ष भर में कुल मिलाकर 50,000 रुपये से अधिक राशि उपहार में प्राप्त होती है तो ऐसी संपूर्ण राशि कर योग्य आय मानी जाएगी। मतलब किसी व्यक्ति से वर्ष भर में हमें 50,000 रुपये से अधिक राशि प्राप्त होती है उपहार में तो वह कर योग्य आय मानी जाएगी। 7th पॉइंट है प्राप्ति के समय स्वरूप। अब प्राप्ति के समय क्या स्वरूप रहता है आय का? यदि कोई राशि प्राप्ति के समय आय की प्रकृति की ना हो, मतलब यदि कोई राशि प्राप्ति के समय आय की प्रकृति की ना हो लेकिन बाद में स्थिति के परिवर्तन के कारण लाभ के रूप में बदल गए, मतलब स्थिति के जो परिवर्तन होता है उसमें जो प्रॉफिट में उसके रूप में बदल गए हो तो उसे आय नहीं मानेंगे, उसे आय नहीं मानेंगे। जैसे एक व्यक्ति ने अपना मकान 5 लाख रुपए में बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति से अनुबंध किया, मतलब दूसरे व्यक्ति से उसने अनुबंध किया कि मैं मकान 5 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, तो उसने अनुबंध कर लिया और 20,000 रुपये में बयाना, मतलब एडवांस भी दे दिए उस राशि के, पर क्रेता समय पर भुगतान की व्यवस्था नहीं कर पाया, मतलब जो सामने वाला लेने वाला वह व्यवस्था नहीं कर पाया और विक्रेता ने बयाने के एडवांस की राशि जब्त कर ली, मतलब जिसको उसने 20,000 रुपये दिए थे उसने उसकी राशि जब्त कर ली। यह राशि जब्ती वाले वर्ष में धारा 56(2) अब उस पर धारा लग जाएगी 56(2) के अंतर्गत की आय मानी जाएगी। अब वो 56(2) के अंतर्गत की जो 20,000 रुपये की जो उसने जब्त कर लिए थे उसकी आय मानी जाएगी। और अन्य साधनों से आय, जो अन्य साधनों से आय रहती है उसके शीर्षक के अंतर्गत वो कर योग्य होगी। 8th पॉइंट है संपत्ति पर स्वामित्व का विवाद। जो संपत्ति रहती है उसमें जो स्वामित्व रहता है उसका विवाद भी होता है। यदि कोई संपत्ति विवादग्रस्त हो तो ऐसी दशा में उसे प्राप्त होने वाली आय उस व्यक्ति की आय मानी जाएगी, मतलब जो उस विवाद जो संपत्ति पे जो विवाद हो रहा है ऐसी दशा में जो उसको प्राप्त होगी उस आय वह आय मानी जाएगी उस व्यक्ति की, जो कि वास्तव में उसे प्राप्त कर रहा हो। जैसे अजय एवं विजय, 2 भाई के बीच एक मकान संपत्ति का विवाद चल रहा है, मतलब विवाद कर रहे हैं। यह मकान विजय के कब्जे में है, विजय के मतलब छोटे भाई के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाले का जो किराए की जो आय होती है वह विजय की भी मानी जाएगी, विजय की ही मानी जाएगी, मतलब अजय की नहीं मानी जाएगी। 9th पॉइंट है ऋण या व्ययों से मुक्ति। अब ऋण भी और एक्सपेंसेस में और ऋण में व्ययों की मुक्ति। यदि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा देय किसी ऋण या भुगतान से मुक्ति मिल जाती है, मतलब किसी ऋण या भुगतान से मुक्ति मिल जाती है तो ऐसी मुक्ति आय नहीं कहलाएगी, मतलब किसी ऋण से या किसी भी भुगतान से मुक्ति मिल जाती तो ऐसी आय नहीं कहलाएगी। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को ऋण मुक्त कर दिया, इससे जिन लोगों को राहत मिली उनके लिए ऐसी राहत को आय नहीं माना जाता, मतलब किसानों को जो ऋण मुक्ति दी है वो आय नहीं मानी जाएगी। यदि यही बात व्यय मुक्ति पर भी लागू होती है।
मतलब कि किसी मतलब वो राहत मिल गई है किसानों को, पर वो आय नहीं मानी जाएगी। इसलिए ये बात व्यय मुक्ति पर भी लागू होती है। 10th पॉइंट है बचत आय नहीं है। किसी भी चीज़ की बचत करना आय नहीं कहलाया जाएगा। यदि परिवार के किसी सदस्य को घर खर्च के लिए कोई राशि दी जाती है, मतलब किसी भी परिवार में एक व्यक्ति को अपन ने घर खर्च के लिए राशि दे दी, तो उसमें से वह राशि बच जाती है या बचा लेता है। यदि उसको खर्च करने के लिए 50,000 रुपये दिए और वही राशि उसने थोड़ी बचा ली, तो ऐसी राशि आय नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि नौकर मालिक द्वारा दी गई राशि में से कम खर्च करके बचाता है, तो ऐसी बचत आय कहलाएगी। ऐसी बचत आय कहलाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सेकेंड चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन समझाया। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।